हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में यहाँ पे कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं मेघदूत के मार्ग से। तो यहाँ पे जो मेघदूत ने जो मार्ग बताया था उससे कुछ प्रश्नोत्तरी यहाँ पे बनाया गया, उसको आपके सामने यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे पहली प्रश्नोत्तरी आपके सामने है जो मेघ के मार्ग से है। तो किसका है दोस्तों? मेघ मार्ग से है। ठीक है, मेघ के मार्ग यानी मेघ के मार्ग से कुछ प्रश्नोत्तरी हो सकता है परीक्षा में बन जाए, इसलिए मार्ग से प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे यह कहता है कि मेघदूत ग्रंथ में पहला नदी कौन सा है? तो पहला नदी उसने कौन सा बताया? मेघदूत मार्ग में पहली नदी कौन सी है? तो सबसे पहले जो यक्ष ने वह कहा कि क्या करना, तुम रामगिरी पर्वत से जाओगे तो किस दिशा में जाओगे? तो उसने बताया उत्तर दिशा में जाना। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे तुम्हें जो है माल प्रदेश पहुँचेगा, वहाँ तुम थोड़ा बारिश कर देना, क्योंकि वहाँ की जो है खेतें जोती हुई होंगी और बारिश करोगे तो वहाँ पे सुगंधित आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे बढ़ोगे यानी कि क्या करना, माल प्रदेश पहुंचकर तुम क्या करना, आगे तुम बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें जो है आमकुट पर्वत मिलेगा, तो उस पर थोड़ा सा तुम विश्राम कर लेना। इस प्रकार के मार्गों को उन्होंने बताया था। कौन? यक्ष ने बताया था। तो यहाँ पे उसी मार्ग से कुछ प्रश्नोत्तरी है, जैसे हमारे नदी से प्रश्नोत्तरी बनेगा और जो पर्वतों से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि मेघदूत ग्रंथ में पहला नदी कौन सा, यह बताया गया है। तो पहली नदी जो आई थी वह नर्मदा नदी आया था। वह कहा कि यक्ष कहा कि जब तुम माल प्रदेश में बारिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम हल्के हो जाओगे, तुम क्या करना, वहाँ पे नर्मदा नदी से जल को ग्रहण करना और तुम भारी बन जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न हो गया कि मेघदूत ग्रंथ में पहला नदी कौन सा है? तो आंसर गया यहाँ पे नर्मदा नदी का, जिसको हम रेवा नदी भी कहते हैं, जो वर्तमान में यह जो है विंध्या तल की तलहटी में क्या है, बहती है। कौन सी नदी? यह जो है रेवा नदी। ठीक है, तो विंध्या जो है तल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। तो यह मेघदूत ग्रंथ में पहला नदी कौन सा है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है पूर्वमेघ में निर्विंध्या नदी के बाद कौन सी नदी आती है, पड़ती है? तो यहाँ पे जो है निर्विंध्या नदी आती है, यानी कि निर्मदा जो है रेवा नदी के बाद जो है कौन सी नदी आती है? तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है निर्विंध्या नदी आ जाती है। तो यहाँ पे कहा गया पूर्वमेघ में कि निर्विंध्या नदी के बाद कौन सी नदी पड़ती है, यह प्रश्न है। तो ऑप्शन है बेतरवती, चरमती, सिंधु या क्षिप्रा। तो जो है यहाँ पे निर्विंध्या नदी के बाद जो नदी आती है वो आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी। जो एक चोटी वाली है, यानी जिसकी धारा बहुत पतली है, यानी कि एक ही चोटी जो है बहती है और उसमें पीले पीले क्या है, पत्ते गिरे हुए हैं। क्या है दोस्तों? पीले पीले जो है पत्ते गिले हैं, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वह नदी कैसी हो गई, वह नदी जो पीले रंग की हो गई, इतनी दुबली हो गई, पीले रंग की हो गई है। और तो यश कहता है तुम क्या करना, वहाँ पे जाना और कुछ बारिश कर देना, जिससे कि वह जो भर जाए, वह नदी है वह भर जाए और इसका दुबलापन खत्म हो जाए, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मेघदूत में पूर्वमेघ में निर्विंध्या नदी के बाद कौन सी नदी पड़ती है? तो आंसर जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि किस नदी का जल एक बेड़ी के समान है? एक बेड़ी अभी हमने बताया, एक बेड़ी जिसकी धारा एक ही चलती है, यानी कि एक धारा जिसकी बह रही है, और जो भरी नदी रहती है उसकी कई धाराएं इस प्रकार से पूरी मोटी धाराएं चलती हैं। ठीक है, लेकिन जो सिंधु नदी है उसकी धारा क्या, एक नदी वाली है, क्या एक धारा वाली है। तो वह आंसर आ जाएगा सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न के 4 कहता है कमलों से खिला हुआ कौन सा नदी है? तो एक ऐसी नदी है जिसमें वहाँ की युवतियाँ जो है स्नान करती हैं, यहाँ की युवतियाँ स्नान करती हैं और उसमें कमल खिले होते हैं, और उसमें कमल खिले होते हैं और उसके डंठल क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब डंठल टूट जाते हैं दोस्तों, तो उससे जो गंध है वह जो हवा के द्वारा जो है बहते हुए उज्जैन की तरफ पहुँच जाता है, अवंती इत्यादि प्रदेशों में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे है कि कमलों से खिला हुआ कौन सा नदी, यह प्रश्न हमारा है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है दोस्तों कि कमलों से खिला जो नदी है वह है गंधवती नदी, जिसमें गंध है, यानी जिसमें स्मेल है, जिसमें सुगंध है, उसको कहते हैं गंधवती। इसमें कौन से फूल खिले हुए हैं दोस्तों? कमल के पुष्प खिले हुए हैं। तो यह प्रश्न है कमलों से खिला हुआ कौन सा नदी है? तो आंसर जाएगा यहाँ पे गंधवती नदी। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कहता है कि मदयुक्त हाथी वाला कौन सा नदी का जल है? तो यहाँ पे एक नदी आई थी जिसमें हाथी स्नान किए थे, जो जवान हाथी जिसके मद बह रहे थे उसमें स्नान किए थे, जिससे वह नदी क्या हो गया था, जल क्या हो गया था, मदयुक्त जल वाला हो गया था। और इसके साथ ही उसमें जो है जो जामुन की जो कुंज है, जो वृक्ष है, उस तो यहाँ पे हमारा प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि मदयुक्त हाथी वाला कौन सा नदी का जल है?
तो हमने बताया कि जिसमें हाथी स्नान किया, जिसका जल मद से युक्त हो गया है। इसके साथ ही वहाँ पे जो है गुल्लर के जो है कुछ डंठल हमारे गिरे हैं, जो सारे दोस्तों गुल्लर है जामुन के, जामुन इस प्रकार से जामुन वहाँ पर, और उस नदी में क्या है, उसके डंठल जो है गिरे हुए, और डंठल के गिर जाने से वह पानी को रोका हुआ है, रोके हुए है। तो ऐसा भी जो प्रश्न बनेगा, दोनों उसमें विशेषताएं, मदयुक्त हाथी वाला जल है और जो है जामुन से युक्त जो है जामुन वाला भी जल है। तो यहाँ पे वह कौन सा नदी है जिसमें मद भी है, हाथी का मद भी शामिल हो गया और जामुन के कसैलेपन भी शामिल हो गया है। तो वह नदी कौन सी, यह पूछा है। तो मदयुक्त हाथी वाला कौन सा नदी है दोस्तों, तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा नर्मदा नदी, जिसे हम रेवा नदी भी कहते हैं। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि कह रहा है कि किस नदी को की वायु सुगंधित है। तो यहाँ पे हमने बताया कौन सी नदी की वायु जो है सुगंधित है। तो यहाँ पे जो सुगंधित, तो कमल तो खिलता है गंधवती नदी में, लेकिन यहाँ पूछा कि वायु किस नदी की सुगंध है, जहाँ से वायु बहती है उस नदी का जो है सुगंध है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों कि नदी तो कमल तो खिलता है गंधवती नदी में, और हवा जिसकी सुगंधित हो किस नदी से होकर आती है, तो गंधवती नदी में जो है कमल खिलते हैं, तो वहाँ की जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसी नदी है जिसके वायु सुगंधित है, तो वह नदी कौन सी है, बेत्रवती है, चरमवती है, सिंधु या क्षिप्रा है, कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाता है किस नदी की वायु सुगंधित है, तो आंसर यहाँ पे बन जाता है क्षिप्रा नदी। कौन सी, क्षिप्रा नदी की वायु है वह सुगंधित है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो बनता है 7 नंबर का, वह है जम्भू कुज प्रति हित हतैरयम तोय आदाय गच्छे। यह पंक्ति किस नदी का है, या किस नदी का बोध कराता है, यानी किस नदी की विशेषताएं बताता है। तो अभी हमने बताया जम्बू कुछ, जम्बू का अर्थ होता है जामुन, तो जामुन से घिरा हुआ कौन सी नदी है जिसमें तोय उसका पानी जो है कसैला हो गया है। तो ऑप्शन 4 है रेवा है, सिंधु है, क्षिप्रा या सरस्वती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा वह नदी है दोस्तों रेवा नदी, जिसको नर्मदा भी कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला जो हमारा प्रश्न वह है संसर प्रत्यय स्खलित शुभगम दर्शिता वर्तनाभि। यह पंक्ति किस नदी का बोध कराता है, किस नदी के बारे में बताता है। संसर प्रत्यय करते हुए कौन सी नदी, यानी कि मानो वो गिर रही है, संसर प्रत्यय कली खिल रही, जलों से खिल रही है, ऐसी कौन सी नदी है। तो चरमवती है, सिंधु है, क्षिप्रा या निर्विंध्या है। तो वह नदी हमारी आती है, उस नदी की विशेषता है वह कौन सी नदी है, तो वह नदी है निर्विंध्या नदी। कौन सी नदी है, निर्विंध्या नदी। तो संसर प्रत्यय स्खलित शुभगम से किसका बोध होता है, तो निर्विंध्या नदी का बोध हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है बीचई शोभई। अगला प्रश्न है यह कि यह जो है वीची शोभई स्तनित विहग श्रेणी कांची गुड़ाया इस सूक्ति में किस नदी का वर्णन है। तो ऐसी बातें किस नदी के बारे में की गई कि वह ऐसी नदी है जो है एक नदी है, यानी कि नदी है जो संसर प्रत्यय कर दी है, जो मानो हमेशा वो संसर प्रत्यय गिर रही, ऊपर से सरक रही है, ऐसा करती है। और वह जो उसमें मानो कि उसमें जो है पंछी बैठे हुए हैं, क्या है, पंछी उसमें बैठे हुए हैं, और क्रम से, यानी क्रम से पंछी बैठे हुए, इस प्रकार से क्रम से बैठे हुए हैं। तो वह नदी जो है कैसी लग रही है कि मानो कांची गुड़ाया, माने सोने की कोई करधनी पहनी, चांदी की क्या है, करधनी पहनी हुई है, वो कौन सी नदी है। तो वह कौन सी नदी है जो पंक्ति में, उसके नदी के बीच में पंक्तिबद्ध बनाकर जो है पंछी बैठे हुए हैं, जो देखने में लग रहा है कि वह नदी करधनी पहनी हुई है। तो वह नदी है दोस्तों, वह नदी का नाम है निर्विंध्या नदी। कौन सा, क्या नाम है, निर्विंध्या नदी। तो 9 नंबर का हमारा डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कार्सयन तेन एन त्यजति विधिना, इस पंक्ति से किस नदी का बोध हो रहा है। तो वही नदी है जो एक बेड़ी वाली है, वह यह नदी है जो एक बेड़ी वाली है, और उस नदी में पीले पीले जो है पत्ते गिरते हैं, और वहीं पर यक्ष कहता है कि तुम जाना तो उस नदी के क्या है, उस नदी का जो पीलापन है उसको दूर कर देता है। कार्स एन त्यजति विधिना, उसकी दुर्बलता को तुम त्याग देना। तो किस नदी के बारे में कहता है, तो वह नदी है दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी। 11 नंबर का प्रश्न करता है, पहले खाली स्थान दे दिया, उसके बाद कह रहा है प्रियतम ई प्रार्थना चाटुकार है, खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, छिपरा वात है, छिपरई वात है, वात छिका या वात छिपा, क्या भरा जाएगा। तो आंसर यहाँ पे जो जाएगा वह होगा छिपरा वात है, यानी कि छिपरा नदी के बारे में है कि प्रियतम ई प्रार्थना चाटुकार, जिसका प्रियतम भी क्या करता है, चाटुकर्ता करता है अपनी जो है छिपरा नदी का। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 11 का एक करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है गंभीरा यह, खाली स्थान है, सरित श्वेत ली प्रसन्ने, खाली स्थान को भरो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यह करा गंभीरा यह, तो पयसी पयस नदी या बातई,
ये इसकी जो पूरी पंक्ति वह है दोस्तों गंभीरा या पयसी सहित श्वेतली प्रसन्न खाली स्थान को पूरा करो। तो पैसी यहाँ पे भरा जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का एक करेक्ट है। प्रश्न संख्या 13 कहता है चतुर सफर के समान किस नदी को बताया गया, यानी चतुर सफर के समान किस नदी, यानी कि जो मानो ऊपर उछल रही है, ऐसा लगा कि कोई मछली, इतनी सफ़ेद उसका जल है कि मानो मछली उछल रही है, वह किस नदी के बारे में है। तो यहाँ पे जो है चतुर सफल के समान किस नदी को बताया गया है, तो ऑप्शन गंभीरा, सिंधु, क्षिप्रा या निर्विंध्या। तो ये एक ऐसी नदी है जो है चतुर सफल है, जिसका पानी एकदम साफ है ना, स्वच्छ है, जिसको आर पार देखा जा सकता है। कौन सा? जिसको आर पार देखा जाता है, जब उसमें लहरें उठती है मानो जो है वह जो है उसके साथ जो है चतुर करने में जो सफ़र होता है, मछली होता है, तेज़ी से उतरता उछलता है ऊपर और नीचे आ जाता है, तो उसके समान वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है दोस्तों, हमारा आंसर जाएगा ए की तरह गंभीरा नदी। अगला प्रश्न 14 नंबर का, ज्ञातो जगनो विवर्त ज्ञातो स्वादो विवर्त जगनाम इत पंक्ति से किस नदी का बोध हो रहा है? तो इस नदी से किस नदी का बोध हो रहा है? गंभीरा, सिंधु, क्षिप्रा, विंध्या। तो वह नदी वही है ज्ञातो जगना, जिसका स्वाद पहले से ही चखा गया है। विवर्त जगना, जांघों का, खुले हुई जांघों का जिसका स्वाद पहले से चखा गया, वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है दोस्तों गंभीरा नदी। कौन सी? गंभीरा नदी। तो हमारा एक करेक्ट होता है। अगला है 15 नंबर प्रश्न, वेद रूपी शाखा को कौन सी नदी पकड़ी हुई? तो वह नदी जो है जब उछलती है तो मानो वह गिर रही है, तो गिरती हुई वह जो है बेत के यहाँ पे जो है बेत, कुछ वृक्ष है, बेत है, और उस बेत को मानो अपने हाथों से, तरंगों रूपी हाथों से मानो पकड़ी हुई है। क्या है? मानो पकड़ी हुई है। कौन सी? वह नदी रूपी नायिका। तो यहाँ पे बेत रूपी शाखा को कौन सी नदी पकड़ी हुई है? तो हमारा आंसर जाएगा गंभीरा, सिंधु, क्षिप्रा यानी विंध्या। तो आंसर एक ही है, उसका नाम है गंभीरा। गंभीरा नदी जो है बेत रूपी शाखा को मानो पकड़ी हुई। तो हमारा आंसर हमारा एक करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न होता है वह है 16 नंबर का। यहाँ पे है हत्वा सलिल वशनम मुक्तो रोधित नितंब खाली स्थान को पूरा करो। तो वह जो है जो नितंब, उसके मानो नितंब खुल गए हैं, और वह जो बेत को पकड़ी हुई है नदी, और जो है सलित वसनम मुक्त रोध है, और जो है पकड़ी हुई कि उसका वस्त्र खुल न जाए, तो वह कौन सी जो है उसका वस्त्र किस कलर का है? हरा, उसका जो वस्त्र है उसका कलर क्या है? हरा, नीला, चंचल या सफर। तो उसका जो है वस्त्र है वह है नीलम, नीले कलर का है। क्या? नीलम, हत्वा नीलम, नीले कलर को सलिल वसनम को मानो हटा रही है, पकड़ी हुई है, कहीं उसका नितंब खुल न जाए। तो हमारा आंसर ये जाएगा हत्वा नीलम सलिल वसनम। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न संख्या 17 करता है किस पर्वत की शीतल वायु से गूलर के फल पक गए हैं? तो एक पर्वत है जहाँ पे वह यच कहता, जब तुम वहाँ पे जाओगे, पर्वत है वहाँ पे, जब ये पर्वत है, ठीक है, क्या है? ये पर्वत है, जब तुम वहाँ पे जाओगे, उस पर्वत पे जब तुम जाओगे, तो उसके नीचे नीचे, इसके नीचे नीचे क्या बनेगी? ठंडी ठंडी क्या है? हवा चलेगी। क्या चलेगी? हवा ठंडी ठंडी चलेगी। और उसके नीचे ही क्या है? गूलर के वृक्ष है। क्या है? यहाँ पे गूलर के जो वृक्ष है, और गूलर के जो वृक्ष है उसमें जो गूलर भरे हुए हैं। क्या है? उसमें गूलर भरे हुए हैं। तो वह जो है किस पर्वत की शीतल वायु से गूलर के फूल पक जाएंगे? तो पर्वत हमारा कौन सा है जहाँ पे गूलर है, और गूलर के वृक्ष जो नीचे नीचे हवा बहती है, और वहाँ पे गूलर है, और उसके गूलर के फूल पक जाएंगे। तो वह जो है पर्वत है देवगिरी पर्वत। क्या है? देवगिरी पर्वत है। 17 का यहाँ पे जो है हमारा दूसरा करेक्ट है। 18 कहता है पके हुए आम से युक्त कौन सा पर्वत है? तो पके हुए आम से युक्त, तो एक ही पर्वत है जिसका नाम है आम्रकूट। आम्र का अर्थ होता है आम। तो यहाँ पे आम्रकूट पर्वत, जिसमें पके पके आम है, चारों तरफ पके हुए, इसलिए उस पर्वत का नाम है आम्रकूट पर्वत। तो यहाँ पे हमारा आंसर एक करेक्ट होता है। अगला हमारा पर्वत है कि रेवा नदी किस पर्वत की तलहटी में बहती है? तो रेवा नदी तो बहती है, लेकिन कोई पर्वत है, कौन सा? आम्रकूट है, देवगिरी है, नीचे या विंध्याचल है। तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल की तलहटी में जो है रेवा नदी बहती है। तो 19 का यहाँ पे 19 का 4 हमारा चौथा करेक्ट है। 20 नंबर का शिव जी के चरण चिन्ह किस पर्वत पे है? तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं कि राम जी के जो है चरण चिन्ह किस पर्वत पे है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा रामगिरी पर्वत पे। और यहाँ पूछा शिव जी के चरण चिन्ह किस पर्वत पे? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हिमालय पर्वत पे। कहाँ पे? हिमालय पर्वत पे। तो 20 का यहाँ पे एक करेक्ट होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि आम्रकूट पर्वत के बाद कौन सा पर्वत आता है? ये हमारा प्रश्न हो जाता है। क्रम पूछ रहा है कौन सा आएगा? आम्रकूट पर्वत, देवगिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत या रामगिरी पर्वत। तो यहाँ पे जो है आम्रकूट पर्वत के बाद जो है पर्वत आता है वह है विंध्याचल पर्वत, क्योंकि आम्रकूट पर्वत के बाद ही जो है
नदी आती है रेवा नदी। तुम्हारा आंसर यहाँ पे जो है तीसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 करता स्तन ई भू किस पर्वत को बताया गया, यानी कि पृथ्वी के स्तन के समान किस पर्वत को बताया गया। आम्रकूट पर्वत, देवगिरी पर्वत, नीचाई पर्वत या रामगिरी पर्वत। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाता है कि आम्रकूट स्तन ई पर्वत जो है आम्रकूट पर्वत को बताया गया। तो 22 का यहाँ पे ई करेक्ट है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न करता है कि मेघ फूलों की वर्षा किस पर्वत पर करता है। तो कौन सा ऐसा पर्वत है जिस पर मेघ जो है फूलों की वर्षा करता है। तो वह पर्वत हमारा है देवगिरी पर्वत, क्योंकि यहाँ पे भगवान स्कंद जो है वहाँ पे निवास करते हैं, कार्तिकेय निवास करते हैं, नित्य निवास स्थान है भगवान कार्तिकेय का। तो मेघ फूलों की वर्षा जो है देवगिरी पर्वत करते हैं। अगला प्रश्न है दसपुर नगर किस राजा की कीर्ति का दान करता है, जो है गान करता है। तो वह करता है राजा रंती देव की। किसकी? रंती देव की, क्योंकि दसपुर नगर है तो दसपुर नगर में विशेषता किसका है? राजा रंती देव की। अगला प्रश्न संख्या 25 है दशार देश के बाद में किस नगर में दशार देश के बाद जो है किस नगर में मेघ पहुंचता है। मालदेश, कुरुक्षेत्र, विदिशा या अवंती। तो दशार देश की जो राजधानी वह विदिशा है। क्या है? दशार देश है और उसकी राजधानी विदिशा है। तो दशार देश के बाद जो है वह मेघदूत विदिशा नगर में, विदिशा जो राजधानी उस राजधानी में प्रवेश करता है। तो आंसर आ जाएगा विदिशा। क्या हो जाएगा? विदिशा। अगला प्रश्न संख्या 26 करता है पांडु छायो पवन वृतय केतकई सूची भिन्नई। यह पंक्ति